Hey dear friends and students, how are you? So myself आशीष बचवानी और हम स्किलटेल में क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जी नीट गुचकेट या फिर आप कोई ऐसे एग्जाम्स दे रहे हो नेट सेट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, कोई भी टफ एग्जाम्स को अगर आप क्लियर करना चाहते हो सो वी आर हियर टू हेल्प यू। जैसे कि अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे स्कूल से थोड़ा अप होगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे हम आपको यहाँ पे। अगर हमारे वीडियोस आप देख रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। और जब तक ये आप सारे वीडियोस देख चुके होंगे 6, 7, 8, 9 का जो पूरा कोर्स है, अगर आप ये परचेज करते हो और आप ये पूरा देख लेते हो, सो आफ्टर द 9th आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, रिसर्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट वर्कर बनना है ना, क्या करना है आपको लाइफ में, वो गोल जब आप, कुछ लोग होते हैं बेटा जिनको पहले पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे 98 to 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉलेज करने के बाद भी ये पता नहीं होता कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए और हमारा इंटरेस्ट किस चीज में। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, डांसर, है ना, तो इन सब के लिए तो आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे बेटा। डांसिंग के लिए शो होते हैं, सिंगिंग के लिए शो होते हैं, तो ये तो टीवी पे हम देखते रहते हैं बचपन से, तो हमें पता होता है कि भाई अगर डांसर बनना है तो रियलिटी शो में जाना है, पर अगर आईएएस बनना है तो क्या करना है ये तो हमें पता ही नहीं होता, है ना। इसके लिए कौन से एग्जाम्स होते हैं ये पता नहीं होता, है ना। आईएएस के पास पावर कौन से है ये पता नहीं होता। अरे भाई आईआईटी क्या होता है, हाँ ये हमें पता नहीं होता। और ये भाई सोशल साइंस हमें पढ़ाया क्यों जाता है स्कूल में, इसका हमारे लाइफ के साथ क्या रिलेशन है ये पता नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, और हमारे जो रिलेटिव फैकल्टीज हैं ये भी आपको इसी चीज से आपको इंकरेज करेगी और आपको प्लस लेकर जाएगी, ताकि आपके पास अभी स्कूल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसा हो जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ अपनी वैल्यू ऐड करो, अपना नॉलेज अपने आप में ऐड करो, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करो, जिससे क्या होगा आप बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपेयर में कुछ अलग बनोगे। और आपको ये बात जरूर पता चलेगी कि भाई मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे कॉलेज के बाद नहीं बट 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट होते होते मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में। क्या मैं साइकाइट्रिस्ट बन सकता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता हूँ, बेस्ट डॉक्टर बन सकता हूँ, है ना, या फिर मैं नेचर एक्सप्लोर कर सकता हूँ, पेड़ पौधे के बारे में अच्छा खासा जान सकता हूँ, जूलॉजिस्ट बन सकता हूँ। व्हाटएवर आप जो बनना चाहते हो, मल्टीपल फील्ड्स हैं यहाँ पे, दुनिया में बहुत सारा स्कोप है हर जगह पे। सिर्फ आपको अपनी वो फिक्स प्लेस ढूंढनी है कि भाई इसमें से कौन सी बेस्ट प्लेस है मेरे लिए। सिमिलरली बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7। माई सेल्फ आशीष बचवानी, यू आर कनेक्टेड विद द स्किलटेल एजुकेशन। हाय फ्रेंड्स, ओके सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 जियोग्राफी और सिविल सर्विसेज फाउंडेशन में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई सिविल सर्विसेज क्या है, तो एक हाई लेवल एग्जाम्स, है ना, ऐसे हाई लेवल एग्जाम्स तो बहुत टफ होती है। टफ क्यों होती है, उसमें बहुत ही टेढ़े मेढ़े तिकड़म वाले और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारे अर्थ के बारे में, जो अर्थ हमारा है ना गोलू मोलू सा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज टॉपिक क्या है, अवर चेंजिंग अर्थ, कि भाई हमारा जो गोलू मोलू अर्थ है वो कैसे बड़ा हुआ और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ना बेटा एक मैप रखा है, ये पूरी दुनिया का मैप है। एक्चुअली हमारा अर्थ जो गोलू मोलू लगता है लेकिन एक्चुअली में गोलू मोलू है नहीं, वो उसका कुछ मैप इस तरह से है। तो आप देख सकते हो बेटा ये जो व्हाइट कलर है ना, ये लैंड है, ये जमीन है, ये धरती है हमारी, दिख रहा है ये सफेद कलर। चलो तो जो हमारा सफेद कलर है ये हमारी जमीन है, और बाकी का जो रिमेनिंग ऑरेंज कलर है ये क्या है बेटा, वाटर बॉडीज, समुंदर, दिल दरिया और समुंदरी समुंदर। तो ये सब समुंदर है, ये सब पानी है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि बेटा ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, इसमें भी कुछ चेंजेस आए समय जाते जाते, और ये जो पानी है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो भाई इसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ऐड किए हैं, भाई इस नोट पे फोकस करते हैं भाई सर ने क्या ऐड किया है। तो भाई मैंने क्या ऐड किया है, ध्यान से देखिए। लिथोस्फीयर इज द ब्रोकन इनटू द न्यूमेरियस प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फीरिक प्लेट, नॉन एज लिथोस्फीरिक प्लेट। तो बेटा ये प्लेट्स हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारे पास 4 जो हैं अर्थ के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर।
तो एटमॉस्फेयर मतलब हवा, इसके बारे में एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे। एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर, इसके बारे में भी एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर के बारे में, मतलब कि आवर चेंजिंग अर्थ, कि हमारे अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए, लैंड में क्या क्या चेंजेस आया और क्या इसकी इफेक्ट होती है हमारे लाइफ पे। तो भाई ये चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते, बहुत धीरे धीरे होते हैं। इतने हजारों साल लग जाते हैं ये चेंजेस होने में। बरसों पहले, इतने बरसों पहले कि आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, आपके दादाजी भी नहीं थे, हमारे दादाजी भी नहीं थे, उनके भी बरसों पहले, उनके भी बरसों पहले, अरे बहुत आगे चले गए। सो भाई ये बेसिकली बात तब की है जब धरती पे कोई नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई पंछी नहीं था, एक छोटा सा गोला था, गरम गरम लावा, एकदम अग्नि जैसा गोला था। तो सूरज से बहुत दूर था और धीरे 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 वो क्या होता, क्या ठंडा होता गया। जैसे अभी मेरे यहाँ पे एसी की हवा आ रही है ना, वैसे ठंडा होता गया, चिल होता गया। तो ये धीरे धीरे जब चिल हुआ ना, ठंडा हुआ ना, तो कुछ हिस्सों में पानी रह गया और कुछ हिस्सा जमीन बन गया। तो ये जमीन पहले एकदम साथ साथ थी, बट ये गर्म था तो इनमें ब्लास्ट होते थे, कभी वॉल्केनो फटता था, कभी अर्थक्वेक होता था, तो ये जमीन एक दूसरे से दूर चली गई। अभी भी बेटा अर्थ के अंदर, समुद्र के अंदर अगर लावा फटता है, अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आ जाती है और ये जो जमीन है एक दूसरे से थोड़ा 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 दूर चली जाती है। ओके, तो ये एक तरह के आइलैंड ही तो हैं भाई। धरती के ऊपर जो पानी है, पानी के बीच में ये जमीन है, तो इन्हें हम कहेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर की अपर मोस्ट लेयर जो है, जो पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, सीमेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स है, ये सारी की सारी चीजें लिथोस्फीयर हैं। और लिथोस्फीयर से ये जो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं, इसे हम कहेंगे लिथोस्फीयर प्लेट। और ये प्लेट क्या कर रही है, हुल्ले हुल्ले, मतलब कि धीरे धीरे एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जा रही है, मूव कर रही है। दिस मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो मूवमेंट है कहां हो रही है, अर्थ के ऊपर ही तो हो रही है ना। मान लो कि 2 प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है, अंदर ब्लास्ट हुआ, ये धीरे धीरे एक दूसरे से क्या चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी। फिर वापस ब्लास्ट हुआ तो आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे से तैरती रहेंगी भाई पानी के ऊपर। तो यहाँ पे समझ में आ गया भाई मैप में कि ये जो था मैप, ये लिथोस्फीयर था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे, ओ सर ऐसा तो क्या पढ़ा रहे हो भाई, ऐसे इमेज रखी है। सो चलो सेकंड हम पढ़ते हैं बेटा कि यहाँ पे 2 तरह के मूवमेंट हैं, 2 तरह के चेंजेस हैं अर्थ के अंदर। कितने चेंजेस हैं, 2 तरह के चेंजेस हैं। एक है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब कि जो अर्थ के अंदर हो रहे हो, है ना, अर्थ के एकदम सेंटर में अगर आ जाएं तो वहां पे आज भी बेटा गरम गरम लावा है, गरम गरम चीजें हैं। अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के सेंटर में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वो सन से 53 टाइम ज्यादा है। सूरज जो गर्म है ना, उससे 53 गुना ज्यादा गर्म हमारा अर्थ का कोर है। इसे कोर पार्ट कहते हैं या सेंटर पार्ट कहते हैं। तो यहां पे जो चेंजेस होते हैं इसे एंडोजेनिक कहेंगे। और कभी कभी यहां चेंजेस होने की वजह से ये लावा किसी जगह से फट के बाहर आ जाते हैं और अर्थ की बाहर की जमीन को बिगाड़ते हैं। जैसे कि लावा फट के आ गया, लावा जमीन पे बहेगा तो जमीन खराब हो जाएगी। अगर बाजू में कहीं समुंदर है, खेत खलिहान है, गांव है, तो उन लोगों को खाली करके जाना पड़ेगा। तो भाई इसकी इफेक्ट होती है हमारे लाइफ पे। तो अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं तो एंडोजेनिक, और अर्थ के बाहर चेंजेस होते हैं तो एक्सोजेनिक। क्लियर है, 2 तरह के चेंजेस होते हैं हमारे गोलू मोलू से अर्थ में, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। चलो भाई, तो यहां पे आप देख सकते हो। अब हमने यहाँ पे ना बेटा एक डिफरेंस बिटवीन भी लिया हुआ है और एक हमने क्या किया है, एक इमेज भी लगा दी है। तो इमेज को हम पहले समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन को मारो गोली। तो जियोग्राफिक प्रोसेस कि भाई कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 तरह के चेंजेस हैं, एंडोजेनिक चेंजेस, एक्सोजेनिक चेंजेस। जो समझ में आ रहा है आपको वही समझाऊंगा, जिसमें आपको समझ में नहीं आता उसमें हम गिरेंगे भी नहीं। जो समझ में आता है कि अर्थ के अंदर क्या होता है, तो डिस्ट्रोफिज्म मतलब कि अर्थ के अंदर लावा फटता है, अर्थक्वेक आता है, अर्थ के अंदर गरम गरम चीजें जलती रहती है, पत्थर पिघलते रहते हैं, एक दूसरे में एलिमेंट्स मिक्स होते रहते हैं।
तो ये अलग अलग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जैसे कि अर्थ के अंदर बेटा चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, एक दूसरे में मिक्स होती रहती हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टेंशन एंड कंप्रेशन। कभी कभी क्या होता है लावा फट के बाहर आ जाता है, और कभी कभी अर्थ ठंडी हो जाती है तो चीजें को सुकूड़ लेती है ना। तो ये चीजें हो गई टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये अर्थ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं एंडोजोनिक। अर्थ के बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बारिश हो रही है, समुद्र में पानी है, उसके अंदर लावा फट गया, हवा ज्यादा तेज हो गई, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल चेंज हो गया, पानी कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा रहे, तो म्यूजिक की रिदम बन गई। फिर वेदर में चेंजेस आते हैं बेटा, बारिश हो रही है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है भाई, बाहर अच्छी सी बारिश हो रही है। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एनिमल्स का हंटिंग करना, लोगों की डेथ होना, कंस्ट्रक्शन वर्क होना, बारिश होना, कड़कती धूप, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें बेटा क्या है, अर्थ को इफेक्ट करती हैं बाहर से, एक्सोजोनिक। और ये सारी चीजें क्या हैं, अर्थ को इफेक्ट करती है अंदर से, एंडोजोनिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा इतू सा मैंने डिफरेंट लिया हुआ है, इजीली समझ लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी। देयर आर द इंटरनल फोर्सेस। तो जब अंदर चेंज होते हैं ना, अगर नहीं दिख रहा तो कोई ध्यान नहीं, मुझे सुनो ना, मैं पढ़ रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा तो डोंट वरी। अर्थ के इंटरनल चीजों में चेंजेस आ रहा है एकदम डीप इनसाइड द अर्थ, तो वो एंडोजोनिक है। अगर अर्थ के बाहर एक्सटर्नल किसी रीजन की वजह से, अगर कोई चीज की वजह से अर्थ की सरफेस को इफेक्ट हो रहा है, अर्थ के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो एंडोजोनिक, और किसी भी रीजन की वजह से अर्थ की बाहरी इलाकों में चेंजेस आ रहा है तो एक्सोजोनिक। यहां पे क्या होता है, अंदर कंस्ट्रक्टिव फोर्स, मतलब कि अंदर बहुत ताकत होती है, अर्थ के सेंटर में बहुत एनर्जी है ना, अंदर बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, कभी कभी वो फोर्स ज्यादा हो जाती है तो अंदर से लावा फट के सरफेस पे आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, आपने सुना होगा, अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सुनामी, अर्थक्वेक, ये अर्थ के अंदर। अर्थक्वेक में क्या होता है, लैंड ऊपर नीचे ही तो होती है, तभी तो बिल्डिंगें गिरती है, तो ये एंडोजोनिक फोर्सेस हैं। और बाहर क्या है, जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिसकी वजह से नुकसान हुआ हो, है ना, डिस्ट्रक्शन हुआ हो। जैसे मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमने फिर एक्सपेरिमेंट किया लैंड के ऊपर, जैसे कि हमने वायु परीक्षण किया और एक बड़ी सी मिसाइल ब्लास्ट की, तो उससे क्या होगा, लैंड को नुकसान होगा, है ना। तो बाहर से अगर कोई नुकसान हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, जमीन का पूरा वॉश हो गया, तो बाहर से इरोशन हो रहा है, जमीन टूट रही है बाहर से, है ना, ये अंदर से तोड़ी जा रही है, ये बाहर से तोड़ी जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोजोनिक। जैसे कि एग्जांपल क्या है यहाँ पे, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, जबकि यहाँ पे क्या है, विंड, रिवर, रेन, ग्लेशियर्स, ग्लोबल वार्मिंग्स, बॉम्ब ब्लास्ट, है ना। नेचुरल भी तो है, मैंने सिर्फ नेचुरल लिखे, मैन वर्ड की वजह से भी हो सकते हैं। चलो भाई, मजा आ रही है कि नहीं, ये चीजें ना टेक्स्ट बुक्स में भी हैं, बट स्कूल में आपको ऐसे नहीं सिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करके हम सिखा रहे हैं भाई। अब सबसे पहले चीज पढ़ते हैं वॉल्केनो। तो वॉल्केनो क्या है, अरे नहीं दिख रहा, ये है वॉल्केनो, है जादू। तो भाई वॉल्केनो क्या है, तो वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट through which molten material erupts suddenly। अर्थ क्या है, जिसके क्रस्ट में से या फिर अर्थ के अंदर से मॉल्टन मतलब कि पिघली हुई चीजें, मटेरियल मतलब चीजें अचानक बाहर आ जाती है, इरप्ट सडनली मतलब कि अर्थ के अंदर से मिक्स चीजें, क्रस्ट मतलब मिट्टी, रेती, एलिमेंट, सोना, जो भी कुछ है, सारे एलिमेंट्स मिक्स है, एक एलिमेंट्स मिक्स नहीं है, तो वो अर्थ के अंदर से फट के कहीं बाहर आ रहे हैं, उछल रहे हैं और बाहर बह रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे वॉल्केनो। समझ में आ रहा है वॉल्केनो? चलो बेटा, तो इसे हम वॉल्केनो कहते हैं भाई। वॉल्केनो सिंपल सी लैंग्वेज में एक लावा है, एक क्रस्ट है, एक कचरा है जो फट के बाहर आ रहा है, अंदर का लावा फट के बाहर आने दो, है ना। अर्थक्वेक क्या है भाई, अर्थक्वेक तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, देखो यहां पे देख सकते हो कि अर्थक्वेक क्या है। सो पहले अर्थक्वेक क्या है उसको समझते हैं। सो व्हेन द लिथोस्फीरिक प्लेट, जो हमारी प्लेट्स थी ना, हमने पढ़ी थी, ये क्या करती हैं बेटा, मूव करती हैं, या फिर इनकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। आपका फोन वाइब्रेट होता है ना, तो कैसे हिलने लगता है, वैसे ही अर्थ के अंदर कहीं वाइब्रेशन होता है, और अर्थ के अंदर कहीं वाइब्रेशन होता है, उसकी इफेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है, अर्थ के ऊपर होती है।
है ना। और ये वाइब्रेशन दूर तक ट्रैवल करके जाता है, एक जगह पे नहीं, ये वाइब्रेशन फैलता है। और इस वाइब्रेशन की वजह से जो नुकसान होता है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस वाइब्रेशन को अर्थक्वेक। अब नजर यहां पे बेटा, ये जमीन का टुकड़ा है, ये ऊपर ग्रीन वाला इलाका यही है, बट पहले यहां पे समझो ये क्या है। ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन के अंदर, जमीन के एकदम अंदर जहां पे अर्थक्वेक क्रिएट हुआ हो, मान लो कि जहां पे हॉल है वहां पे जमीन खिसक रही है, तो जहां से जमीन खिसक रही है ना, वो एपिक सेंटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एपिक सेंटर। ओके भाई, ये एपिक सेंटर है, या फिर इसको आप फोकस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फोकस। अब थोड़ा ये इन दोनों में ना थोड़ा थोड़ा कॉमन चीजों में डिफरेंट है। देखो क्या है, ये मान लो जमीन है, ये जमीन के एग्जैक्ट नीचे, मान लो 500 फीट नीचे, 500 फीट नीचे एक खाली जगह थी, और ये खाली जगह भरने के लिए मिट्टी हिलने लगी, नीचे आने लगी, ये खाली जगह हो गई क्योंकि हमने अंडरग्राउंड से वाटर निकाल लिया, तो ये धीरे धीरे जगह हिलने लगी, अर्थक्वेक आने लगा। तो इसे हम कहेंगे फोकस पॉइंट, जहां पे अर्थक्वेक क्रिएट होता है। और अर्थक्वेक की जो फोकस पॉइंट है ना, उसके एग्जैक्ट ऊपर स्ट्रेट में जो जगह है, इसे हम कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर, ठीक है। तो यहां से डिस्ट्रक्टिव लेंथ फैलती जाती है, और यहां से चीराड़ पड़नी, मतलब कहते हैं कि चीरना शुरू हो जाता है, जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। देखो ये हुआ है ना। तो ये एक जैसा है जहां से जमीन चीरने लगती है, एक दूसरे को अलग अलग होने लगती है, दो टुकड़ों में बट जाती है। तो ये जो जमीन दो टुकड़ों में बटती है ना, ये जो रीजन है इसे एपिक सेंटर कहेंगे। ये एपिक सेंटर है, और ये अंदर जो है वो फोकस पॉइंट है। नीचे फोकस पॉइंट, ऊपर एपिसेंटर। ओके, तो यहां पे मैंने एपिसेंटर के लिए लिखा हुआ है बेटा, इज द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबोव द फोकस। तो फोकस के ऊपर जो है वो एपिसेंटर है, अंदर फोकस, उसके एग्जैक्ट ऊपर एपिक सेंटर। क्लियर है बेटा? मजा आ रहा है? चलो, अब वॉल्केनो पढ़ लिया, अर्थक्वेक पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक के कितने टाइप्स हैं बेटा? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? वेव्स, मतलब कि लॉन्गिट्यूडल, उसे हम पी कहते हैं, ट्रांसवर्सल एस कहते हैं, एंड सरफेस, जिसे हम एल वेव्स कहते हैं। देखो यहां पे है ना बेटा, मैंने 4 अलग अलग टाइप्स रखे हैं, मेजरली तो 3 ही हैं, बट यहां पे मैंने 4 अलग रखे हैं, पी, एस और एल। एक्चुअली आर भी आता है, बट ये थोड़ा और हाई लेवल है, क्योंकि भाई आप स्किल के साथ पढ़ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा तो सीखने को मिलेगा ही। चलो, सबसे पहले पी वेव्स। पी वेव्स हमने यहां पे पढ़ी है, ये रही लॉन्गिट्यूडियल। अब ये वेव्स कैसी होती है बेटा? ये जमीन है ना, अंदर खिसकती है ऐसे, ये ऊपर है, ये नीचे है। एल वेव्स में और पी वेव्स में यही फर्क है। अब जमीन के सरफेस के ऊपर हो और जमीन नीचे से हिल रही है, बट कैसे हिल रही है? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे हिल रही है जमीन, अंदर से हिल रही है, और उसकी वजह से हम ऊपर ऊपर यूं हिल रहे हैं, कभी यूं जा 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 रहे हैं। वेलकम याद है? वो यूं घर मुड़ता था, फिर यूं मुड़ता था। तो ये आगे पीछे हो रहे हैं हम लोग, यूं 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 हो रहे हैं। किसकी वजह से? अर्थ के अंदर ऐसे मूवमेंट हो रही है, वो दूर दूर तक चलती है मूवमेंट, है ना। उसकी वजह से अर्थ के ऊपर चेंजेस आते हैं, तो इसे पी वेव्स कहते हैं। फिर समुद्र की वेव्स, अर्थ के अंदर यूं चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर भी यूं चेंजेस आ रहे हैं, इसे हम कहेंगे एस वेव, ट्रांसवर्स। एंड सबसे लास्ट में एल, लव वेव्स, मतलब कि जमीन ऊपर से यूं खिसक रही है, कभी आगे खिसक रही है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, है ना। तो एल वेव्स। हम लोग को पता है ये पी वेव्स और एल वेव्स में क्या फर्क है? पी वेव्स कभी कभी एक दूसरे के दूर भी जाती है, कभी यूं दूर जाएंगी, देखो यूं स्ट्रेट नहीं जाएंगी, कभी यूं दूर जाएंगी क्रॉस में, मतलब एक यूं जाएगा तो एक यूं जाएगा, या फिर एक यूं जाएगा तो एक यूं जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसे पी वेव कहते हैं। जबकि एल वेव्स क्या होंगी? ऊपर नीचे भी होंगी। देखो इसमें कहीं पे मैंने आपको दिखाया समुद्र जैसा नहीं, देखो यहां पे समुद्र जैसा भी है, ये ऊपर नीचे भी होगा और आगे पीछे भी होगा, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा है लव वेव, है ना, जिसे हम सरफेस वेव भी कहते हैं। ओके, और सबसे लास्ट में यहां पे मैंने लिलिथ वेव भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक सिंपल सी चीज है, अर्थ के किसी एकदम सेंटर पॉइंट में लावा या फिर अर्थक्वेक
क्रिएट होता है, अर्थ के नीचे बहुत सारी गैस भर गई या फिर जगह खाली हो गई तो वो जगह नीचे चली जाती है। जैसे मान लो ये एक घर है, ये दूसरा घर है और ये तीसरा घर है, इसके नीचे जगह खाली थी तो ये घर नीचे चला गया और इसकी वजह से इस घर को भी इफेक्ट हुई, इस घर को भी इफेक्ट हुई और आसपास के बहुत दूर दूर तक इलाकों को इफेक्ट हुई इस चीज की। तो ये रेलिथ वेव है ना, ये भी एक समुद्र की लहरों की तरह होती है पर ये गोल गोल होती है, यूं यूं घूम घूम करती है, यूं ऊपर नीचे ऊपर, ये यूं यूं चलती है, ये वेव्स यूं होती है रिंग की तरह, जबकि ये यूं जाती है। इन दोनों में ये फर्क है। ये थे टाइप्स ऑफ वेव PSL। ओके, चलो बेटा सेकंड यहां पे हम देखते हैं बेटा कुछ अर्थक्वेक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। चलो सम कॉमन अर्थक्वेक, कुछ जो अर्थक्वेक हम लोग कॉमनली देखते हैं, आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, बट कभी कभी अर्थक्वेक होता है ना बेटा तो हालत खराब हो जाती है। सो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड इंक्लूडेड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, है ना, हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि भी अब अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो वो फिशिश को पहले पता चल जाता है, क्योंकि फिश ज्यादातर पानी में रहने के लिए हैबिचुअल होती है और पानी में जब अर्थक्वेक आता है तो पानी की मूवमेंट्स बहुत तेज हो जाती है और ये जैसे हमारे अंदर सेंसेस होते हैं वैसे फिश भी उस चीज को सेंस कर पाती है, इसलिए फिश की मूवमेंट तेज हो जाती है। अगर आपके घर पे एक्वेरियम है और मछली घबरा रही है, वो आगे पीछे हो रही है, तुरंत तुरंत फास्ट, दैट मीन्स हो सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला हो। ज्यादातर ये पॉन्ड में, लेक में, रिवर्स में जो फिशेस होती हैं उनको ज्यादा पता चलता है। ओके, सिमिलरली जो स्नैक्स होते हैं वो डर के अपने घर से बाहर आ जाते हैं, अपने से जो सरफेस है उसमें से बाहर आ जाते हैं डर के। तो ये एक कुछ साइंस है। डॉग्स हैं वो बार्किंग शुरू कर देते हैं, जो गाय या फिर बकरियां जो आपके पास पकाओ एंड गोट है वो दौड़ना शुरू कर देते हैं आगे पीछे। तो ये कुछ साइंस हैं, हम लोग साइन है, कुछ निशानियां हैं जिससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई चलो अब भूकंप आने वाला है। दूसरा सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ इज द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ से आप मेजरमेंट लगा सकते हो कि अर्थक्वेक कितना था। तो ये सेस्मोग्राफ का मैंने फोटो लगाया हुआ है। अब क्या किया जाता है बेटा, ये एक मशीन है सेस्मोग्राफ, है ना, इस सेस्मोग्राफ को एक सरफेस पे रखा जाता है। जैसे जैसे जमीन मूव होती है ना, जैसे जमीन हिल रही है तो ये भी हिलेगा, जैसे जैसे ये हिलेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो इंक पेन है ये इस पेपर के ऊपर निशान बनाती जाएगी। भाई ज्यादा हिलेगा तो ज्यादा निशान बनेगा, कम हिलेगा तो थोड़ा थोड़ा निशान बनेगा। अगर इसकी मूवमेंट यूं धीरे धीरे है तो छोटे छोटे निशान बनेंगे ऐसे ऐसे। अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब अर्थक्वेक बहुत बड़ा है। ओके, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है अप्स एंड डाउन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस अप्स एंड डाउन्स को हम कहते हैं रिक्टर स्केल, है ना। अर्थक्वेक जैसे हम लोग कोई सब्जियां लाते हैं, 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, 4 किलो सब्जी, तो अर्थक्वेक कैसे मेजर किया जाए कि भाई अर्थक्वेक कितना था, तो अर्थक्वेक के लिए एक मेजरमेंट है भैया रिक्टर स्केल। बड़ा आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जो है वो 9.5 रिक्टर स्केल का ही अर्थक्वेक मेजर किया गया है। आज तक कभी 10 से ज्यादा बड़ा रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक नहीं आया। ओके, तो रिक्टर स्केल क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है और ये मेजरमेंट मशीन, इस मशीन को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्लियर? कोई डाउट लग रहा है? चलो, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि भैया रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ ये बनाया किसने था। अब कुछ पॉइंट्स बता, जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पहले जब अर्थक्वेक आए तो क्या करना है, आपको एक अच्छी सी सेफ जगह में छुप जाना है। ओके, या फिर कुछ बुक्स या वजनदार चीजें आपको अपने सर के ऊपर ढक लेनी है। मान लो कि आपके पास कुछ बुक्स हैं या फिर बैग वगैरह है तो उसको सर के ऊपर रख लो, ताकि अगर दीवार गिरे तो आपके सर के ऊपर ना लगे, आपको चोट ना आए। ओके, आपको क्या करना है, अगर आप अर्थक्वेक आके चला गया, मान लो आपका घर वर टूट गया, बिल्डिंग गिर गई, तो रोना नहीं है, कीप काम। आपके आसपास में जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग होंगे ना वो आपसे कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी हेल्प भी करना चाहेंगे। तो अपने दिमाग को शांत रखना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी की बातें सुननी है, और जो हमें साइंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है, जो रूल हमें फॉलो करने के लिए कहे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसे फॉलो करना है। अर्थक्वेक में इधर उधर नहीं भागना। हो सकता है कि आप इधर उधर भाग रहे हो और उसी जगह का जमीन का टुकड़ा जो है नीचे गिर जाए, तो एक जगह पे एक लोकेशन पे स्टक रहो,
कॉर्नर पकड़ के खड़े रह जाओ। अगर घर में हो तो घर में किसी कॉर्नर में रहना है। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो किसी कॉर्नर में रहो, है ना। डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बहुत टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं ना तो गलत डिसीजन लेते हैं। और क्या करना है, अगर मान लो आप रोड पे हो और अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको लगेगा भाई बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर रही है, इससे अच्छा मैं बिल्डिंग के अंदर जाके छुप जाऊं, बिल्डिंग तो बाहर गिरेगी, मैं बच जाऊंगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी, बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना। बाहर हो तो खुले से बड़े से ग्राउंड में खड़े रह जाओ, जहां पे बिल्डिंग, पेड़ या फिर स्ट्रीट लाइट से आपके ऊपर ना गिरे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको डू नॉट पुश अदर्स, जल्दबाजी में धक्का धक्की नहीं करनी, चलो चलो भाई प्रसाद नहीं बट रहा भाई कि आप धक्का मार के कहीं आगे चले गए, ऐसा हरगिज नहीं करना। ओके, हमें ध्यान रखना है, अपनी केयर करना है। दूसरा, जब अर्थक्वेक आके चला जाए तो क्या करना है। तो अगर आप मान लो घर में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की स्विच बंद कर देनी है, मेन पावर की। क्यों ऐसा, मान लो आप मैं घर में यूं कहीं जा रहा हूं, यूं करके कहीं जा रहा हूं, नीचे बिजली का तार है, स्विच ऑन है, तार छूटा हुआ है, जैसे मैंने पैर नीचे रखा मैं सीधा भगवान के पास ऊपर। ऐसा नहीं करना। तो घर में जाओ तो पहले क्या करना है भाई, बिजली के तार बंद कर देने हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देना है। घर में कोई चीज नहीं जलानी, खाना नहीं पकाना, 2-3 दिन बाहर खा लेंगे। क्यों भाई नहीं पकाना, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर। मान लो कि आप अपने घर में सेफ हो, लेकिन आपके बाजू के सामने वाले के ऊपर वाले घर में, बाजू के सामने के ऊपर वाले घर में अर्थक्वेक की वजह से गैस का सिलेंडर लीक हो रहा है। आपको तो पता नहीं, आपने जैसा ही फ्लेम ऑन किया उस सिलेंडर ने, गैस के सिलेंडर ने आग पकड़ ली, बस ऐसा हो जाएगा भाई, फट जाएगा, जल जाओगे आप। दूसरा, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। जल्दबाजी में लिफ्ट का स्विच दबाओगे, लिफ्ट में एंटर हुए, ऊपर से पत्थर गिरा, लिफ्ट अटक गई, आप वहीं बिना खाए पिए भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें नीचे आने के लिए, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, देखो यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज एलिवेटर्स, मतलब कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप लिफ्ट का इस्तेमाल करोगे तो अटक जाओगे। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। घर में आग ना जलाएं। दूसरा, अपने पास फ्लैश लाइट रखें, टॉर्च रखें, मोमबत्ती और माचिस ना रखें। क्यों, वापस वही चीज, मोमबत्ती, जैसे मैंने माचिस जलाई नहीं और यहाँ पे मैं फटा नहीं, तो मोमबत्ती और माचिस नहीं रखनी, टॉर्च लाइट रखना है। दूसरा, जो बिल्डिंग्स टूट गई है तो लालच में नहीं जाना भाई, चलो किसी इंसान की डेथ हो गई अंदर जाएं, पैसा वैसा लूट के आए, खजाना वजाना मिल जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी भाई, है ना। दूसरा, अगर आप कहीं पे भी हो तो आपको अपने आप को कवर कर लेना है। अगर आप कहीं पे अटक गए हो या फिर कोई इंजर्ड इंसान आपको मिलता है तो आपको उसकी हेल्प करनी है, पर ऐसा नहीं कि आपको भी लगे और उसको भी लगे, है ना। मान लो कोई इंसान नीचे दबा हुआ है, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को आप हटा नहीं पा रहे हो, तो अगर आप जानबूझ के कोशिश करोगे तो आपके मसल्स में पेन हो सकता है, आपका हाथ पैर में फ्रैक्चर हो सकता है कि आपके मूवमेंट की वजह से उस इंसान की डेथ भी हो जाए। तो कीप काम, जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती है, आपके पास कुछ लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, वो आपकी हेल्प नहीं करते, तो अकेले कोशिश ना करें, किसी की मदद लें, है ना। हो सके तो हमेशा अलर्ट रहें। अगर आपको मूवमेंट जैसा लग रहा है, आप घर में बैठे हो, लग रहा है कि चलो शेकिंग हो रहा है, तो वेट नहीं करना, ये पंखा गिरेगा फिर मैं जाऊंगा, है ना। बाहर चले जाओ, बिल्डिंग में, ग्राउंड में बाहर आ जाओ भाई, फिर जो होगा देखा जाएगा। मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहे हैं भाई। मोबाइल फोन यूज क्या करोगे, अगर आप फोन यूज करोगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, आना, नेटवर्क तो आपका वैसे भी आना नहीं है, तो इसकी इफेक्ट हो सकती है। अगर आप मान लो फोन यूज कर रहे हो और अचानक बिल्डिंग आपके ऊपर गिर गई, आपका ध्यान फोन में है, फोकस होना चाहिए जान बचाने पे, फोन में नहीं। एंड पे अटेंशन ओनली टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, पुलिस या गवर्नमेंट जो आपको इंफॉर्मेशन देती है ना, उसी पे फोकस करना चाहिए और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। ठीक है भाई। तो अर्थ को आया तो क्या करोगे सब लोग, समझ में आ गया ना। जी हाँ सर जी। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी इजंट एक्सपेंसिव, इट्स प्राइसलेस। भाई सेफ्टी के पीछे खर्चा नहीं होता, सेफ्टी अपने आप में प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर अपने आप को सेफ रखोगे, वो कहता है ना, जान है तो जहान है। ओके, अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो ये पैसा, बंगला, गाड़ी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इसका क्या करोगे, आचार डालोगे। सो अगर आपको कुछ बेटर करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, तो क्या करोगे, सेफ रहोगे, जहां कहीं भी हो सेफ रहोगे। अभी हम बेटा पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स, जमीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में।
जमीन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें दो तरह के चेंजेस आते हैं। जमीन में दो चेंजेस आते हैं, एक होता है इरोशन और एक है वेदरिंग। ये दो चीजों की वजह से जमीन में चेंजेस आते हैं, है ना। वेदरिंग एंड द इरोशन, वेदरिंग एंड द इरोशन आर द टू प्रोसेस ड्यू टू विच द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे। ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, इनमें चेंजेस आते हैं, है ना। तो प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड द डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म। दोनों में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। पढ़ लेते हैं क्या है। तो वेदरिंग बाद में पढ़ते हैं, पहले इरोशन पढ़ते हैं। इरोशन क्या है? इरोशन मतलब किसी चीज का डेस्ट्रॉय हो जाना, बिखर जाना, है ना। इरोशन कब होता है? जब बहुत तेज हवा आ गई, बहुत तेज बारिश हो गई, या फिर ग्रेविटी की वजह से कोई पत्थर वत्थर टूट के कहीं और चले गए, है ना। बिल्डिंग से कोई कुछ बड़े पत्थर वत्थर गिर गए पहाड़ के ऊपर से, तो वो टूट जाते हैं। इरोशन का मतलब होता है टूटना या फिर बिखरना। मान लो कि एक बड़ा सा जंगल है, इतनी हैवी बारिश हुई, इतनी हैवी बारिश हुई, जंगल बह गया, जंगल के जो बड़े बड़े पेड़ थे वो टूट गए, है ना। वो तैरते तैरते कहीं जा रहे हैं, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ। पहाड़ के ऊपर पर्वत थे, वो घिर के नीचे आ रहे हैं, टूट रहे हैं, आजू बाजू में लोग रहे हैं, उनके घर टूट गए। ये क्या है? इरोशन है। जंगल में आग लग गई तो पूरे पेड़ पौधे सब कुछ जल गया, इरोशन है ना। या फिर सुनामी आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया। ये सारी चीजों की वजह से पत्थर या नेचुरल चीजों में टूटने जैसी सिचुएशन हम देख सकते हैं, ये टूट रही है, दैट इज द इरोशन। वेदरिंग मतलब कि जब कोई जैसे हवा की वजह से, वाटर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे मान लो सिंपल सी चीज, यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पानी, हवा या ग्रेविटी की वजह से पत्थर गिर गया या टूट गया। मान लो कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बड़ा सा पत्थर था, छोटी सी बारिश आई, ये पत्थर गिर गया नीचे, नीचे गिरते गिरते टुकड़ों में बट गया, तो ये इरोशन है। पर ये पत्थर अब यहीं पे लैंड पर हैं, इतनी जोरदार बारिश आई कि बारिश की वजह से पत्थर टूट गए, जैसे वेदरिंग कहेंगे। या फिर बहुत ठंड की वजह से पत्थर सिकुड़ गए, बारिश आई, टूट गए, तो ये इरोशन, वेदरिंग है ना। जैसे हमारी बॉडी पे बेटा गर्मी, ठंडी और बारिश की इफेक्ट होती है, वैसे ही नेचर की चीजें, पर्वत, पत्थर, मिट्टी, जंगल, एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी लाइफ पे भी इफेक्ट होती है। दैट इज कॉल्ड द वेदरिंग। वेदरिंग की इफेक्ट, एटमॉस्फेयर की इफेक्ट हमारी लाइफ पे होती है। और इरोशन, टूटने की वजह से भी वो सेंडिमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। इसमें भी जमीन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो समझ में आ गया इरोशन एंड द वेदरिंग। चलो इसके बाद वाटरफॉल, रिवर सिस्टम पढ़ते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवर सिस्टम क्या है। तो वाटरफॉल आर द फॉर्म when the river tumbles at a steep angle over a very hard rock। हो steep angle मतलब टॉप वाला एंगल, और very hard rock मतलब एक बड़ा सा पर्वत। तो वाटरफॉल कब क्रिएट होता है? जब बड़े से पर्वत के ऊपर से जब बारिश आ रही है और ऊपर से उछल के नीचे गिर रही है, जिसको नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं मिला तो सीधी नीचे गिर रही है। एक बड़े से फ्लैट से पर्वत के ऊपर पानी बहता बहता आ रहा है, ये पानी उछल के नीचे गिर रहा है, तो क्या क्रिएट होगा? वाटरफॉल। क्या क्रिएट होगा? वाटरफॉल। अब ये पानी पहाड़ के ऊपर आता कहां से, है ना। बचपन में से हमें टीचर ने सिखाया कि पहाड़ के ऊपर से पानी आता है, पर्वत के ऊपर से पानी आता है। तो क्या भाई कोई चाचा लेके खड़े हैं क्या, डोल भर के पानी डाल रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है ना। तो ये पानी कहां से आता है? तो बेसिकली क्या होता है बेटा, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से जो बड़े बड़े बादल गुजरते हैं ना, ये बादल के अंदर पानी होता है। ये बादल कहां से आते हैं? तो समुद्र में धूप की वजह से उनके एवोपोरेशन हुआ, एवोपोरेशन की वजह से वो बादल बने, बादल चलते चलते पहाड़ के ऊपर आए और ये पहाड़ से टकराते हैं। जब ये पहाड़ से बादल टकराते हैं तो इनका पानी टकराने की वजह से नीचे आता है। अब बादलों में इतना सारा पानी होता है, इतना सारा पानी होता है कि रिवर में पानी भर जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बड़े से बादलों की वजह से ऊपर पानी भर चुका है। अब देखो सिस्टम समझते हैं बेटा क्या है। ऑक्सबो यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सबो क्या है, रिवर कैसे ट्विस्ट होती है, मैंडेटर्स किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फैट वैली क्या है, ये चीजें थियरी बाद में पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले
यहां से पहाड़ की टॉप वाली जो एरिया है, यहां से बादल टकराते हैं और पानी वहां पे इकट्ठा होता है। ये हो गया सोर्स। क्या हो गया? सोर्स। ये पानी पहाड़ से नीचे आता है, जहां पे आसपास के जंगलों में ऐसे मुड़ते मुड़ते जा रहा है, एस शेप में, ऐसे उल्टा एस। ये जो है इसे हम कहेंगे मेंढर। देखो वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि जहां पे रिवर एक फ्लैट एक जंगल में आ जाए या एक बड़े से सीधे वाले इलाकों में, ये टॉप पर है, टॉप से नीचे आ गया, जहां पे आसपास में गांव वाले हैं, जंगल है, जहां पे पानी सीधा जा रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा। अब ऊपर से आ गया, अब यूं सीधा जा रहा है। देखो ये पर्वत है और ये सीधी जमीन है, ऊपर से आया ऐसे और अब ऐसे ऐसे बह रहा है, सीधा सीधा बह रहा है जमीन पे यूं। तो ये हो गया मैंडेटर्स। जब यहां पर रिवर दो टुकड़ों में कट हो जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये स्माइली वाला फेस बन रहा है ना, इसे हम कहेंगे लेव। क्या कहेंगे? लेव। ओके। वैसे ही यहां से भी एक पर्वत पानी आ रहा है, यहां से भी एक रिवर आ रही है, दिख रहा है, इसका भी ये मैंडेटर है। यहां पे दो रिवर मिल रही है और एक बन जाती है, तो ये और ये रिवर जो दोनों हैं, इस रिवर को हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी। जब एक बड़ी रिवर को छोटी रिवर मिलती है तो छोटी रिवर को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे गंगा रिवर बहुत बड़ी है, उसको यमुना मिल जाती है, तो ये बड़ी रिवर है, इसको जब छोटी रिवर का पानी मिलता है तो छोटी रिवर को ट्रिब्यूटरी कहेंगे। दोनों का पानी बढ़ जाता है तो आगे बन जाएगी रिवर। रिवर बीच में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 1, 2 और 3। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई ना, इसे कहेंगे रिवर डेल्टा। क्या कहेंगे? रिवर डेल्टा। और जहां से रिवर एक हो जाएगी आगे जाके, जहां पे रिवर एक हो जाएगी उसे हम कहेंगे रिवर माउथ, है ना। और यहां पर रिवर के बीच में ये पर्वत दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसे हम कहेंगे एस्ट्यूरी। ओके। और जहां पे दोनों रिवर मिक्स होती है, जहां पे दोनों रिवर मैच होती है, ये वाली रिवर और ये वाली रिवर दोनों मैच होती है, उसे हम कहेंगे कन्फ्लुएंस। ओके। सोर्स, एस टाइप मेंढर, है ना, जहां पे दो टुकड़ों में रिवर कन्वर्ट हो जाए, लीव। दूसरी रिवर ट्रिब्यूटरी, दोनों रिवर मैच हो तो कन्फ्लुएंस, आगे जाके एक रिवर बन जाती है, 3 टुकड़ों में डिवाइड होती है तो डेल्टा, इनके बीच में पत्थर जैसा इलाका है तो एस्ट्यूरी, और पूरा पानी ऐसे जाके आगे से क्या क्रिएट करेगा? वाटरफॉल, तो ये माउथ। ओके। ये पूरी रिवर सिस्टम समझी बेटा कि रिवर कहां से आती है और रिवर का कौन कौन सा अलग नाम है। अब देखो बेटा, यहां पे ये दिख रहा है आपको, इस तरह से है ना, ये एक चीज मैंने छोड़ी कि कभी कभी पानी इतना बह जाता है बाहर आके एक लेक क्रिएट करता है आर्टिफिशियल, ऐसे। इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? ऑक्सबो। आपने ऑक्स देखी? ऑक्स की ऐसे बो होती है पीछे, तो ये ऑक्सबो लेव है। ओके। और यहां से जो रिवर मिलती है ना, इसे हम चैनल कहेंगे। 2 अलग अलग चैनल मिक्स हो गई, यहां पे एक चैनल चली गई यूं, और यहां से एक ऊपर से गिर रही है नीचे। ओके बेटा, तो यहां पे लिखा है ऑक्सबो लेक आर फॉर्म नियर अ फ्लैट वैली। ये सीधी जमीन है, उसके आसपास में से ऑक्सबो लेक क्रिएट होते हैं, आर्टिफिशियल लेक। चलो क्लियर हो गया बेटा। रिवर सिस्टम कैसी है? बहुत इजी है। 9th लेवल की रिवर सिस्टम पढ़ी है भाई हमने। चलो रिवर सिस्टम पढ़ ली। अब फ्लड प्लेन्स। अच्छा, कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने बताया कि ये रिवर्स है। रिवर जहां से बह रही है ना, तो जब रिवर बहती है ना, तो रिवर के साथ बेटा मिट्टी, पत्थर, फिर अंदर हम कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े नेचुरल एलिमेंट्स, नमक, बहुत सारी चीजें, एक नहीं बहुत सारे एलिमेंट्स रिवर अपने साथ लेके चलती है। जब रिवर अपने साथ लेकर चलती है एलिमेंट्स को और उसका बहाव तेज हो जाता है, तो रिवर के आसपास में बड़ी बड़ी मिट्टियों के ढक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी मिट्टियों के एक पर्वत जैसा इलाका बन जाता है। बीच में से रिवर जा रही है और उसके आजू बाजू में ऐसे मिट्टियां इकट्ठी हो जाती है। ओके। ये मिट्टियां दोनों तरफ इकट्ठी हो जाती है और ये मिट्टी दूर दूर तक फैली होती है। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन इलाका, ये रिवर अपने साथ लेकर आती है पहाड़ी इलाकों में से। इसे हम कहेंगे फ्लड प्लेन। ये जो
जमीन दिख रही है, बड़ा सा फ्लड आता है ना, तो फ्लड की वजह से मिट्टी विट्टी इकट्ठा हो जाती है आसपास में, जब वो ठंडी हो जाती है, फ्लड चला जाता है, तो दोनों तरफ मिट्टी 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 और बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे हम कहेंगे जो ऊपर वाला इलाका है इसे हम फ्लड प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लड प्लेन। हालांकि ये फर्टाइल होता है। प्लेन मतलब एक जमीन का सीधा टुकड़ा बेटा, प्लेन मतलब जमीन का सीधा टुकड़ा। ये बहुत ही फर्टाइल होता है, मतलब आप यहाँ पे खेती अच्छी खासी कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिपॉजिट होती है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होती है, बहुत सारे सेंडिमेंट्स होते हैं इस सॉइल के अंदर। आप यहाँ पे खेती अच्छी कर सकते हो। और यहाँ पे जो रिवर बन रही है ना, रिवर के आसपास में छोटी छोटी जगहें दिख रही हैं आपको, छोटी छोटी जगहें जो मैंने आपको बताई थी, इसे लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीव्स। रिवर गुजर रही है और रिवर के आसपास में मिट्टी है, लीव्स। और रिवर के आसपास में दूर दूर तक फर्टाइल जमीन है जहां पे आप खेती कर सकते हो, उसे हम कहेंगे फ्लड प्लेन्स। ओके। और रिवर जहां पे ट्रिंगुलर डिपॉजिट्स है, जहां पे उसका माउथ होता है। इसके पहले वाले इलाके में पढ़ा कि रिवर 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और बड़ा इलाका बनाती है, तो जो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है ना, उसे हम कहेंगे रिवर डेल्टा। वो भी फर्टाइल होता है। देखो ये लीव्स हैं, ये जो है और ये जो है, ग्रीन कलर है ना, ये दोनों साइड मिट्टी 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 मिट्टी, इसे लीव्स कहेंगे। और रिवर के आसपास में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ और पर्वत और मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उसे रॉक कहेंगे। रिवर अपने साथ बहुत सारे एलिमेंट लेके चलती है। आपने वो रंग बिरंगी पत्थर भी देखे होंगे, तो वो पत्थर मिट्टी रिवर के आसपास होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। स्लीट, सैंड एंड एल्यूमिनियम होता है। और आपको पता है आपके घर पे कंस्ट्रक्शन के लिए आप मिट्टी मंगवाते हो, बड़े से ट्रैक्टर में, बचपन में आप मिट्टी में खेलते थे, तो ऐसी मिट्टी भी रिवर के आसपास में इकट्ठी हो जाती है एक तरफ। इसे हम सैंड एंड ग्रेवल्स, ग्रेवल्स मतलब बड़े बड़े पत्थर। कभी कभी रिवर का पानी का बहाव बड़ा हो जाने की वजह से वो एक लेक क्रिएट करता है, ऑक्सबो लेक। और जब फ्लड आता है तो एक बड़ा सा पर्वत बन जाता है, उसे हम ब्लफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लफ्स। भाई चलो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? चलो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। सो वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी समुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि समुद्र की वेव्स कौन कौन सी होती है। तो 2 तरह की चीजें हमने पढ़ी, इरोशन है ना, और दूसरा हमने वेदरिंग पढ़ा। जब इरोशन होता है, जब चीजें टूटती हैं, द इरोशन एंड द डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव अ राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जब क्या होता है, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उछलती है, तो समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उछलती है तो समुद्र के आसपास की जमीनें वो टूटने लगती है। समुद्र का पानी इतना ज्यादा होता है, उसमें फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो लहरें क्या करती है, पत्थर पहाड़ सबको चीर के हर जगह पे जगह बना के अपनी पानी को समेट लेती है। तो उसकी वजह से, उस सी वेव्स की वजह से नुकसान बहुत होता है बेटा, लॉसेस बहुत होते हैं, है ना। सो यहां पे लिखा है कि हेलो लाइक अ केव्स। देखो हेलो लाइक अ केव्स, केव्स है यहां पे, आप देख सकते हो। कभी कभी सी के इसी रीजन की वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से, कौन सा बिहेवियर सी का, आप इस भूल गए भाई, सी का ये बिहेवियर कि सी की बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, चली जाती हैं। इस वेव्स की वजह से समुद्र किनारे कभी कभी सी केव्स बन जाती हैं और कभी कभी सी पे ऐसे राउंड शेप में पत्थर बन जाते हैं, जिसे हेडलैंड कहते हैं। कुछ गुफाएं को सी केव्स, इसे सी आर्क कहेंगे, इसे हेडलैंड कहेंगे। और कुछ ऐसे पत्थर भी बन जाते हैं, टूट जाते हैं, सी स्टैक कहेंगे। ओके। अब यहां पे 2 चीजें मैंने दिखाई है। देखो ये बीच है, पूरा बीच है, ये ऑफ शोर है, मतलब शी शोर है, ये समुद्र किनारा है ऐसा, है ना। जब समुद्र किनारे बड़ी सी ऊंची लहर आती है, ये ऊंची लहर है, पानी यहां पे कम है यहां पे ज्यादा है, तो ये ऊंची लहर यूं आती है और एक मिनिमम लेवल से, देखो ये मिनिमम लेवल है, समुद्र की लहरें आती है और एक मिनिमम लेवल से भी ऊपर चली जाती है, तो पानी भर जाता है। तो इसकी वजह से आसपास के इलाकों पे बेटा इसकी इफेक्ट होती है, पर्वत के ऊपर, पत्थर के ऊपर इसकी इफेक्ट होती है ना। बीच पे जो, जब समुद्र इतनी सारी लहरें बाहर उठा के आती है तो समुद्र क्या करता है, अपने अंदर जितना भी कचरा है, सेंडिमेंट्स है, रेत है, मिट्टी है, सबको बाहर आके फेंक के चला जाता है। सी वेव डिपोजिट सेंडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग अ बीचेस। वो बीच क्रिएट करता है, एक बड़ा सा बीच है, उसके ऊपर सेंडिमेंट्स को फेंक के फिर चला जाएगा।
अंदर पानी मछली जितनी भी सबको फेंक के चला जाएगा, लेकिन मछली तो तैर सकती है, वो तो वापस चली जाएगी। जो सेंडिमेंट्स है, जो चीजें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको वो फेंक के चला जाता है समुंदर। कौन बेटा? समुंदर। अब वर्क ऑफ आइस, रिवर पढ़ लिया और बहुत सारी चीजें से पढ़ी हमने, लावा के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, आइस के बारे में पढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी भाई आइस क्यूब तो देखिए ना, शरबत के अंदर बर्फ डाल के गोला खाते थे बचपन में। चलो, सो आइस, द लैंडस्केप इज इरोडेड। लैंडस्केप मतलब एक बड़ी सा जो जमीन का टुकड़ा होता है वो टूट जाता है। क्या होता है भाई? अरे स्किप कर दिया कि वो क्या होता है? टूट जाता है। तो जो जमीन का टुकड़ा है बड़ा सा, वो टूट जाता है, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। विच आर रिवर्स ऑफ आइस, मतलब रिवर तो है बट बर्फ की रिवर है, पानी की रिवर नहीं है। अब तक हमने रिवर कैसी देखी है? बर्फ की देखी। आप देख सकते हो ये बर्फ है। अब तक हम रिवर देखते थे वो उसमें पानी होता था, लेकिन यहां से ऊंचे ऊंचे पर्वत का बर्फ पिघलता है और धीरे धीरे नीचे आ जाता है और वो तैरता जाता है ऐसे। इसे ग्लेशियर्स भी कह सकते हो, है ना। इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी कीमती कीमती चीजें डिपॉजिट होती है। देख सकते हो यहां पे भी ग्लेशियर्स है। बर्फ तैर रही है भाई, बर्फ की नदी है, पानी की नदी नहीं है, ये बर्फ वाली नदी है, इसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब इस ग्लेशियर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। अब हवा का क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर? हवा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बड़े बड़े समुंदर देखे होंगे, बड़े बड़े रेगिस्तान देखे होंगे, बड़े बड़े रिवर्स देखे होंगे, लेक्स देखे होंगे, बट विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन। हवा की वजह से चीजें इरोट भी होती है और हवाओं की वजह से चीजों का डिपोजिशन भी होता है। भाई कैसे होता है तो समझते हैं। मान लो कि आज एक पंछी है, पंछी ने एक फल खाया, फल खा के उसने छोड़ दिया वहां पे। अब तेज हवा आई और वो फल उड़ के कहीं जमीन के ऊपर गिरा, बारिश आई, वो फल का जो बीज था, सीड था, वो जमीन में रह गया। बारिश आई, धीरे 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 फल की वजह से पेड़ हुआ, पेड़ वृक्ष हो गया और उस पर फल आए। तो यहां पे ये वृक्ष किसकी वजह से बना? हवा की वजह से बना। वैसे ही एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आसपास में बहुत सारे जंगल हैं, रिवर है, पर्वत हैं, इतनी तेज हवा आ रही है, टॉर्नेडोस आपने देखे होंगे, वो गोल गोल हवाएं घूमती रहती है, टॉर्नेडोस आ गए, पूरी बिल्डिंग, कार सबको लेके जा रहा है अपने साथ, पेड़ पौधे सब अपने साथ आ रहा है, मिट्टी भी ऊपर खींचा जा रहा है और सबको उठा के फेंक रहा है। तो इससे क्या होगा? इरोशन होगा। तो इरोशन मतलब नुकसान भी होता है हवा की वजह से, और डिपोजिशन मतलब चीजों से फायदा भी होता है हवा की वजह से। तो व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट द सैंड। जब विंड हवा चलती है ना तो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है। भाई आप घर पे देखना, अपने टेरेस के ऊपर है ना एक बुक रख देना 2-3 दिन के लिए, फिर 3 दिन के बाद उस बुक को उठा के देखना, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई होगी, बट दिखती नहीं है। बट मिट्टी आई कहां से? मम्मी को पूछते हैं भाई ये मिट्टी कहां से आई, तो भाई वो हवा के साथ उड़कर आई है, किसी ने डाली नहीं है। पर जब हवा रुक जाती है, जब हवा चलती है तो मिट्टी भी उड़ती है, पर जब हवा रुक जाती है तो मिट्टी भी वहां पे गिर जाती है। एंड इट्स गेट डिपोजिटेड इन अ लोब लाइक अ स्ट्रक्चर नॉन एज अ सैंड ड्यून्स। जब हवा चलती है तो बहुत सारी मिट्टियां लेके चलती है, जैसे कि ये सैंड ड्यून्स। तो जब हवा रुक जाती है तो मिट्टी ऐसे ठहर जाती है। रेगिस्तान, सैंड ड्यून्स आप कह सकते हो, है ना। देख सकते हो आप, यहां पे हवा चल रही है और इसकी वजह से ना ये बड़े बड़े ऐसे आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, मिट्टी के पर्वत बन जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। When very fine and light sand gets deposited, जब थोड़ी कम हवा होती है या कम मिट्टी होती है तो वो कुछ ऐसे बनता है। देखो ऐसे डिजाइन, जैसे किसी ने हाथ से ना इसको डिजाइन किया हो, इसे हम कहते हैं लुइस। क्या कहते हैं? लुइस। तो जब बड़े बड़े मिट्टियों के पत्थर बन जाते हैं, मिट्टियों के पहाड़ बन जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे सैंड ड्यून्स। जब मिट्टियों की वजह से, छोटी छोटी मिट्टियों की वजह से, छोटी छोटी हवाओं की वजह से पर्वत जैसा शेप बन गया हो रेगिस्तान में, ऐसा बड़े बड़े पहाड़ जैसे शेप बन गए हो, उसे लुइस कहते हैं। तो भाई विंड की वजह से डिपोजिशन भी होता है, इरोशन भी होता है, विंड की वजह से सैंड ड्यून्स भी क्रिएट होते हैं, और विंड की वजह से क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर भी होता है। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। तो फ्लड प्लेन्स किसे कहते हैं? अरे
ऑक्सबो पे आ गए हम तो यहाँ पे बेटा मैंने सारे डेफिनेशंस लिखी हैं जो चीजें हमने पढ़ी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हम लोग तो। वर्क ऑफ विंड हो गया, अच्छा तो हम अर्थक्वेक पे थे पहले। अर्थक्वेक तो भाई अर्थक्वेक क्या है? तो भाई जो वाइब्रेशन होता है अर्थ के अंदर जिसकी वजह से लिथोस्फीयर की जो प्लेट है वो हिलने लगती है। चैप्टर का रिवीजन चल रहा है बेटा। फोकस तो अर्थ के सबसे नीचे वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे फोकस कहेंगे। एपिक सेंटर तो अर्थ के नीचे फोकस है और उसके ऊपर वाली जो जमीन है सरफेस इलाका है उसे एपिक सेंटर कहेंगे। वीथरिंग मतलब ठंडी गर्मी मौसम बदलने की वजह से पत्थरों के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है तो उसे वीथरिंग कहेंगे। इरोशन यही ठंडी और गर्मी की वजह से पत्थर कहीं और दूर जाकर गिरते हैं और टूट जाते हैं, है ना, हवा की वजह से या बर्फ की वजह से, तो उसे इरोशन कहेंगे। हवा और पत्थर की वजह से टूटते हैं तो इरोशन, पर अगर मौसम की वजह से टूटते हैं तो वेदरिंग। फिर इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है बेटा हमारे लिए? बेटा ये रिवीजन चल रहा है इंपॉर्टेंट टर्म में। ऑक्सबो शेप, जहां पे एक रिवर लेक बन जाता है, कट ऑफ लेक बनता है फ्लैट वैली के रिवर के आसपास। जहां पे रिवर गुजर रही है उसी के आसपास एक ऐसा लेक बन जाता है जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ग्लेशियल मॉरेन्स, जब नदी है जो रिवर है वो अपने साथ बर्फ लेकर आती है, उसके साथ बहुत सारी चीजें डिपोजिट्स होती हैं, रॉक है, सैंड है, सिल्ट है, ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसे हम कहेंगे ग्लेशियल मॉरेन्स। भाई रिवीजन चल रहा है, कोई चीज समझ में ना आए तो बता सकते हो। सैंड ड्यून्स हमने सीखा था, बड़ी बड़ी हवाएं आती है दूर दूर तक, तो ये हवाएं जो हैं एक बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ बना देती है, डिपोजिट्स करती हैं एलिमेंट्स को, तो सैंड ड्यून्स कहेंगे। वाटरफॉल, जहां पर रिवर स्ट्रीम जो है, रिवर है पानी है, एक बड़ी सी ऊंचाई से गिरकर एक बड़ा सा खड्डा बना देती है, क्लिफ कहते हैं उसको। क्लिफ रॉक कह सकते हो या वाटरफॉल कह सकते हो कि भाई ये मान लो बड़ी सी जमीन है, यहाँ पे पानी जैल रहा है और पानी नीचे गिर रहा है, ये जो पहाड़ है ना, ये जो पर्वत, इसे क्लिफ रॉक कहेंगे, और ये पानी गिर रहा है इसे हम वाटरफॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटरफॉल। मेंडर किसे कहते हैं? जब जो रिवर है ट्विस्ट होती हो, मान लो कि रिवर सीधी आ रही है, यूं ट्विस्ट हो रही हो। जब रिवर ट्विस्ट करती है कहां पे? एक बड़े से लार्ज प्लेन में एंटर होने के बाद जब टर्न लेती है तो उसे हम मींडर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? मींडर्स। चलो उसके बाद हाँ, फ्लड प्लेन्स, तो हमने पढ़ा था कि जब रिवर अपने साथ आसपास जितने भी मटेरियल को लेकर आती है वो डिपॉजिट कर देती है रिवर के आसपास। जब रिवर गुजरती है तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें डिपॉजिट करती है ड्यूरिंग द फ्लड, और उन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो फ्लड प्लेन्स। लेव्स किसे कहते हैं? तो रिवर के आसपास जो बड़ा सा पहाड़ जैसा एरिया बन चुका है ना, रिवर गुजर रही है और रिवर के आसपास ऊंचाई पे हम खड़े हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेव्स। डिस्ट्रीब्यूटरी, तो जहां पर रिवर क्या होती है, दो पार्ट में या अलग अलग पार्ट में मिक्स होने के बाद कहां जाती है? सी में चली जाती है। A river approach the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begin to break up into the number of stream। जहां पे रिवर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हो, मान लो कि ये रिवर आ रही है, एक रिवर यहां जा रही है, एक रिवर यहां जा रही है, रिवर यूं जा रही है और फिर समुंदर में मिल जा रही है अलग अलग टुकड़ों में, जिसकी वजह से 3 इलाके बनते हैं जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जहां पे रिवर जो है स्प्लिट होती है और स्प्लिट होने के बाद 3 अलग अलग आइलैंड्स क्रिएट करती है, छोटे छोटे, यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड होकर मिल जाती है। जैसे रिवर यहाँ से आ रही है, एक यूं डिवाइड हो गई, एक यूं डिवाइड हो गई और फिर आगे जाके मिल गई यहाँ पे, तो ये डेल्टा क्रिएट हुआ बेटा। एक रिवर का ये रास्ता हुआ, एक ये रास्ता हुआ, फिर आगे जाके पानी मिल गया। हालांकि ये एक आइलैंड की तरह है, बट रिवर 2-3 ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है बेटा। कितने ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है?
2-3 ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है, इसलिए उसको हम डेल्टा कहते हैं। ओके, फ्लड प्लेन्स हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटरी पढ़ा, डेल्टा पढ़ लिया। ओके, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं। देखो स्टैक्स, मैंने बताया था स्टैक्स क्या है, कि जब किसी भी इरोशन की वजह से या समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें की आ जाने की वजह से जब पत्थर टूट जाते हैं और एक बड़ी दीवार क्रिएट करते हैं या एक बड़ी दीवार बच जाती है, उसे हम स्टैक्स कहेंगे। मान लो कि ये बड़ा सा पर्वत रहा होगा और बड़ी सी लहरें आने की वजह से पत्थर का बीच का इलाका टूट गया, तो ये बड़े बड़े पर्वत बन गए सीधे सीधे, इसे हम स्टैक्स कहेंगे। देख सकते हो बेटा, ये स्टैक्स है, बड़ी सी ऊंचाई वाला पर्वत रह गया, आजू बाजू में पत्थर टूट गया। तो क्यों टूटा? सुनामी आ गई होगी या बड़ी बड़ी वेव्स आई होंगी हाई, उसकी वजह से टूटा। चलो उसके बाद क्या है, सी क्लिफ। तो आपने ये मूवीज में देखा होगा, काइपुच्छे मूवी में भी देखा होगा, कि जहां पे सी, समुद्र के किनारे जब ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, समुद्र के किनारे ऊंची हाइट वाले जो पर्वत हैं, इससे हम सी क्लिफ कहते हैं, जो वर्टिकली होते हैं, ऐसे समुद्र के पैरेलल होते हैं। यहां से आप ऊपर से डाइविंग कर सकते हो, है ना। काइपुच्छे मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर से कूदते हैं सीधा नीचे पानी में, तो ये क्लिफ है। ये जो इलाका है ना, इसे हम क्लिफ कहते हैं बेटा, सी क्लिफ कहते हैं इसको। चलो अब ये है ना बेटा मशरूम रॉक, ये है ना डेजर्ट में होते हैं। जब डेजर्ट में जो रेगिस्तान है जहां पे बहुत सारी हवाएं होती है, तो हवाओं की वजह से जो रॉक है ना वो मशरूम जैसे शेप ले लेते हैं कभी कभी। इन हवाओं की वजह से एक रॉक है वो मशरूम जैसा शेप ले लेता है। तो मशरूम क्या है बेटा? मशरूम एक तरह का इस तरह का छोटा सा ट्री प्लांट होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है। हालांकि वो बैक्टीरिया भी एक तरह का, साइंस में उसके बारे में बताया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो एक छोटा सा ना, इतना सा एक मशरूम होता है, ऐसा होता है मशरूम। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। एज अ वेजिटेबल भी इसको आप खा सकते हो, बहुत सारे लोग खाते हैं। तो ये जो डेजर्ट में हवा की वजह से चेंजेस आते हैं और जो रॉक बनते हैं ना, इसे मशरूम रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मशरूम रॉक कहते हैं। कुछ छूटा क्या? ओके, टास्क ऑफ द डे। तो फाइनली वी आर हियर ऑन द टास्क ऑफ द डे। कि भाई टास्क ऑफ द डे क्या है? तो मेक अ लिस्ट ऑफ द डेजर्ट्स इन इंडिया। कि भाई इंडिया में कौन कौन से डेजर्ट्स हैं और डेजर्ट्स में ऐसे कौन से डेजर्ट्स हैं जो बहुत देखने लायक हैं। हालांकि आपको राजस्थान ही याद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, बट ये डेजर्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं और उसमें से बेस्ट डेजर्ट आपको कौन सा लगा, ये आपको रिसर्च करके मुझे बताना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम skilltel, या फिर आप जीमेल कर सकते हो skilltel.hr@gmail.com, या फिर आप हमारी डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर से। सो कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप हमें पूछ सकते हो। कीप कनेक्टेड विथ अस। भाई जाना नहीं है, बात तो सुनो। आपको जहां तक जो एक चीजें सिखा रहा हूं भाई, ये कहाँ काम में आने वाली, तो भाई ये काम में आएंगी आपको एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाई एग्जाम्स जब आप दोगे, बड़ी बड़ी एकदम डिफिकल्ट एग्जाम्स दोगे ना, वहां पे ये नॉलेज काम में आने वाला है। वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। स्कूल की लेवल से थोड़ा एक लेवल अप है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब 7th में हो, 8th और 9th की चीजें भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ, जहां पे मैं चीजों को बहुत ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। होप सो यू आर एंजॉइंग वेल।